हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आप अपनी गर्मी की छुट्टियाँ अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे और जो भी आपको होमवर्क मिला था उसे आप सही ढंग से किए होंगे। तो बच्चों, आज हॉलीडे होमवर्क यानी हॉलीडे होने के बाद ये आपकी पहली क्लास है, हिंदी क्लास। तो आज हम लोग ग्रामर चैप्टर 2 से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं इस अध्याय में जो लिखित बातें हैं उनको मैं आपके सामने एक बार फिर से दोहरा दूं, ताकि आप उन बातों को फिर से समझ सकें और इसके बाद आप इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे करें। तो सबसे पहले आप अपने सामने व्याकरण बुक निकालें, चैप्टर 2 वर्ण विचार को अध्याय खोलें। सबसे पहले इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या? वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? तो वर्ण छोटी सी छोटी मूल ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मैं मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा कर देती हूँ, एक बार फिर से आपके समक्ष उन बातों को रखती हूँ इस चैप्टर के माध्यम से, और इसके बाद में प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इसके बाद हमने जाना था वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण के बारे में हमने जाना कि इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी जिन वर्णों का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 11। तो ये सब इस अध्याय से मुख्य बातें हैं। उसी तरह से इनके कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन वर्णों के बारे में हमने जाना। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी ये बिना सहायता के ये नहीं बोले जा सकते हैं और न लिखे जा सकते। ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से स्वर के भी 3 भेद हैं और व्यंजन के भी 3 भेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे जो है हमने पढ़ा अयोगवाह के बारे में। तो अयोगवाह, जैसे कि आप जानते हैं, अंग और अह, ये दोनों को हम लोग अयोगवाह की श्रेणी में के नाम से जानते हैं। ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ये इनकी पहचान है और ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने वर्ण संयोजन के बारे में जाना। ये वर्णों को जोड़कर किस तरह से जो शब्द बनते हैं, उसमें था संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के योग से बनते हैं, यानी 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी है? 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है। द्वित व्यंजन, जो एक ही व्यंजन को जब हम 2 बार एक ही व्यंजन जब एक शब्द में 2 बार मिलते हैं तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और पूरा क, इसे जब हम ये दोनों शब्दों को एक शब्द में हम लिखते हैं तो वह द्वित व्यंजन का उदाहरण है। जैसे पक्का, कच्चा। तो एक व्यंजन जब 2 बार मिलते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहा जाता है। संयुक्ताक्षर 2 अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्ताक्षर की पहचान क्या है? कि ये 2 अलग व्यंजन होते हैं और उनके मेल से शब्द बनते हैं, जैसे रफ्तार, विद्या, मट्ठा आदि, ये सभी। वर्ण विच्छेद क्या है? तो वर्णों के
मेल, यानी जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना यानी शब्दों में प्रयुक्त होने वाले स्वर एवं व्यंजन को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कलम। तो कलम एक शब्द है। अब इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो एक एक वर्ण को अलग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे क नीचे हलंत देंगे प्लस अ। आप जानते हैं क व्यंजन वर्ण है और अ स्वर वर्ण है। तो व्यंजन के साथ स्वर जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा और नीचे हलंत देकर ही हमें वर्ण विच्छेद करना होगा। तो क हलंत प्लस अ, फिर ल हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, कलम। इस तरह से वर्ण विच्छेद होगा। तो र के विभिन्न रूप, र प्रयोग होने के जो है, र का प्रयोग हम लोग जब शब्दों के ऊपर जब करते हैं तो वह कई तरह से होते हैं। तो उनका भी प्रयोग करने के बारे में हमने पढ़ा इस पाठ के माध्यम से। और उच्चारण जो है वो वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, जिह्वा अ आ क ख ग घ अंग और ह विसर्ग, ये है इनका उच्चारण कंठ से होता है। और उसी तरह से बड़ी ई, बड़ा छोटी ई, च छ ज झ य और तालव्य स तालु से किया जाता है। री ट ठ ड अड़थ और र और मूर्धन्य स मूर्धा से। तो इस तरह से इनके उच्चारण स्थान के भी बारे में हमने जाना। ए ऐ कंठ और तालु, जिसका नाम क्या है, कंठ तालव्य। ओ औ कंठ और ओष्ठ के मेल से इनका उच्चारण होता है और इनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। इसके बाद है व जो है दंत और ओष्ठ के मेल से व का उच्चारण होता है। तो इस दोनों को मेल करने के बाद शब्द क्या बना, दंतोष्ठ। तो इस तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान जाने के वर्णों के उच्चारण किस तरह से हमारे मुख के कौन से भागों से किया जाता है। तो ये थे इस अध्याय से संबंधित कुछ मुख्य बातें। और अब हम लोग इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी कॉपी, जिस कॉपी में आप हिंदी के प्रश्न उत्तर करते हैं वो कॉपी निकालें। चैप्टर 2 ऊपर में अध्याय का नाम लिखें, वर्ण विचार। और सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 शीर्षक दें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वर्ण के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं और उदाहरण भी हमें देना है। तो हम लिखेंगे, वर्ण वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पे जैसे अ, क, ग इत्यादि। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, वर्णमाला से क्या अभिप्राय है। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, अभिप्राय मतलब कि वर्णमाला से आप क्या समझते हैं। तो क्या हम लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब हम वर्णों को सही क्रमानुसार सजा कर लिखते हैं तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर ग, स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब इस प्रश्न में हमें स्वर की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी देना है। तो सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा लिखेंगे। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ से औ तक, अ से औ तक स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो उसके बारे में हम लिखेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार यानी इसमें यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसमें ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंक, उदाहरण के तौर पे मयंक यानी अंक मतलब अ के ऊपर मात्रा दी गई है अनुस्वार की, और तब जाकर यह शब्द बना है। उसी तरह से मयंक में भी य के ऊपर अंक की मात्रा जुड़ा, तब जाकर यह शब्द बना मयंक। तो इस तरह से अब अगला जो है अनुनासिक, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, अतः अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु यानी चंद्रबिंदु की मात्रा लगाते हैं। जब हम चांद का रूप तरह लिखकर उस पर जब हम बिंदी डालते हैं तो वह चंद्रबिंदु की मात्रा के रूप में हम उसे जानते हैं। जब शब्द के ऊपर, जैसे चांद, तो च के ऊपर जब हम चंद्रबिंदु की मात्रा डालते हैं तब जाकर यह चांद शब्द जो है वो सही रूप से लिखा जाता है और बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुए इसके मुख्य अंतर। यानी अनुनासिक को बोलते समय हमें मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक का भी प्रयोग करना पड़ता है। दोनों के मेल से हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, जबकि अनुस्वार वाले शब्दों का उच्चारण हम सिर्फ नाक के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसमें भी देखो बच्चों दो प्रश्न जुड़े हुए हैं आपस में। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वर्ण विच्छेद सबसे पहले हम बताएंगे, शब्दों के प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आकाश एक शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, आ प्लस क के नीचे हलंत दिया हुआ है, प्लस आ प्लस तालव्य स नीचे हलंत प्लस अ, आकाश। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद हमने आकाश शब्द का किया। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, र को प्रयोग करने के क्या नियम हैं। यानी र को प्रयोग करने के नियमों के बारे में हमें बताना है कि किस नियम से हम र को शब्दों के ऊपर या शब्दों के नीचे प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जब र में स्वर नहीं होता, जिसे रेफ भी कहते हैं, तब र को उससे अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे र नीचे हलंत दिया हुआ है, प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस आ, तो वहाँ पर एक शब्द बना शा, और उसके ऊपर स्रा हो गया, यानी र लगने के बाद स्रा, और तब एक नया शब्द बना वर्षा। यानी इस तरह से शब्द जो है वह वर्ण जुड़ने के बाद नया शब्द का निर्माण हुआ। अब र को प्रयोग करने के नियम जो है वो निम्नलिखित हैं। यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र को उस व्यंजन के नीचे की ओर इस प्रकार जोड़ा जाता है। अब यहाँ समझो बच्चों, जब र से पहले यानी र से पहले अगर कोई व्यंजन, पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र का प्रयोग कहाँ होता है, नीचे की तरफ जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो क्रम, जब हम क्रम शब्द लिखते हैं तो क नीचे हलंत, र हलंत प्लस अ, तो यह हुआ क्र, और उसमें म वर्ण जोड़े तो शब्द बना क्रम। तो इस तरह से हम र का प्रयोग किए।
छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इस रूप में इनका प्रयोग इस रूप में होता है, जैसे ट नीचे हलंत र हलंत प्लस आ, तो क्या बना ट्र। छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका संयोग र का इस रूप में होता है, यानी शब्द के नीचे, और शब्द क्या बनकर आया ट्राम। फिर देखो नया र नीचे हलंत प्लस ऊ, तो र में जब हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो वह हो जाता है रू, और उससे शब्द क्या बनता है रुपया। ठीक है, और र के नीचे हलंत देकर जब हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं, यानी र नीचे हलंत प्लस बड़ा ऊ, तो इसमें भी शब्द होता है रू, लेकिन इसमें लिखने का जो दोनों के बीच अंतर है, दोनों के मात्रा जब हम लिखते हैं तो लिखने में कुछ विशेष हमें ध्यान रखना होता है, विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है, तभी यह समझ में आएगा कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हम किस तरह से स्पष्ट करें। तो यहाँ देखो बच्चों, जब शब्द लिखा है रूस, तो देखो रूस शब्द में वो बड़ा ऊ की मात्रा र पर जुड़ा हुआ है, और तब जाकर यह शब्द बना है। अब अगला जो है चौथा नियम, जब स के साथ र मिलता है तो इसका रूप इस प्रकार होता है, यानी जब दंत स के साथ र मिलता है तो इसका रूप इस प्रकार होता है, दंत स नीचे हलंत प्लस र नीचे हलंत प्लस अ, और तब जाकर वह मात्रा कैसे बनता है श्र, और उससे शब्द बन कर के आता है सहस्त्र। उससे शब्द क्या बना सहस्र। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। सहर्ष, उससे शब्द बना स नीचे हलंत प्लस र नीचे हलंत प्लस अ, तो मात्रा आया स्र, और फिर नया शब्द बना सहर्ष। दूसरा जो है प्रश्न नंबर 2, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें 5 जो प्रश्न दिए हुए हैं वे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं, तो आपको पांचों यानी प्रश्नों को क्रमानुसार लिखना है, और पूरे वाक्य के साथ, यानी ये नहीं कि सिर्फ जिस तरह से मोबाइल पर आप देख रहे हैं उत्तर लिखे हुए तो उसी तरह से अपने कॉपी में लिख कर रख दिए, नहीं, आपको पूरा वाक्य जो बुक में लिखा हुआ है उसे नोट करना है, उसे कॉपी में लिखना है, और जहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ आपको उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, यानी भरना है, और इसके बाद वाक्य पूरा करना है। अब जैसे पहला प्रश्न है, हिंदी बीच में रिक्त स्थान दिया गया है और में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है, तो हिंदी में कितने होगा? तो यहाँ पर देखो इस तरह से शब्द जो बने हैं, हिंदी में पहले स्वर वर्ण, तो हिंदी में वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। तो इसमें हम कौन सा शब्द उचित शब्दों को डालेंगे, तो वहाँ शब्द होगा वर्णमाला। प्रश्न नंबर ख, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आप क्या शब्द लिखिएगा? स्वर। ठीक है। प्रश्न नंबर ग, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है तो वहाँ लिखेंगे अयोगवाह। उन्हें हम अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अयोगवाह शब्द लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न नंबर घ, दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो यहाँ बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है तो आप लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
प्रश्न नंबर अंग, रिक्त स्थान है, दो अलग व्यंजनों के मेल से बनता है, तो संयुक्ताक्षर। यहाँ पर आप संयुक्ताक्षर शब्द लिखेंगे और इस तरह से वाक्य को पूरा करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित से शब्दों की रचना कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर क, विसर्ग लगाकर, यानी हमें विसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। तो प्रश्न नंबर क में देखो बच्चों, मैंने शब्द लिखा है मनः। उच्चारण हम कैसे करेंगे? मनः। क्यों? क्योंकि विसर्ग लगने के बाद उच्चारण करते समय ह जो है वह ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस तरह से हमें उच्चारण करना पड़ेगा। हम मन करके उच्चारण नहीं करेंगे। मन लिखने के बाद जब बगल में 2 बिंदु हम लगाते हैं, वह विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग के चिन्ह लगाने के बाद उच्चारण करते समय भी हमें यह ध्यान में रखना होगा कि सही रूप से उच्चारण करें हम। जब हम 2 बिंदु जब वहाँ पर लग चुका है, यानी विसर्ग का जब चिन्ह हम दे चुके हैं, तो हमें उसी तरह से शब्दों का उच्चारण करना होगा, और वह क्या होगा? मनः। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, अनुस्वार लगाकर। अनुस्वार लगाकर हमें शब्द लिखना है। तो शब्द बना अंक। अगर शब्द लिखें हम अ और क, अ और क लिखने के बाद ऊपर हम अनुस्वार की मात्रा डालें, यानी अंक की मात्रा डालें, जिसको हम लोग व्याकरण में अनुस्वार के रूप से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो अनुस्वार लगाने के बाद वह शब्द जाकर तब हम उच्चारण कैसे करेंगे? अंक। यानी इसका उच्चारण करते समय हमें नाक का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी नाक की सहायता से हमें उच्चारण करना पड़ता है। अब अगला है हलंत लगाकर। हलंत लगाकर हमें शब्द बनाना है, तो होगा द्वारा। यहाँ पर देखो बच्चों, द लिखे हैं, द के नीचे हम हलंत लिए हैं, व आ की मात्रा, र आ की मात्रा, शब्द क्या बना? द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुनासिक लगाकर। अनुनासिक को हम लोग किस मात्रा के नाम से जानते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो चंद्र बिंदु के नाम से। तो चंद्र बिंदु की मात्रा को ही हम लोग व्याकरण में अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्र बिंदु की मात्रा लगाना है और इससे हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अनुनासिक लगाकर, यानी चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाना है। तो शब्द क्या बना? चांद। च के ऊपर हम चंद्र बिंदु की मात्रा डालें, यानी अनुनासिक लगाएं, और उसको लगाने के बाद शब्द का उच्चारण हम करेंगे चांद। और उच्चारण करते समय हमें नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ी, यानी दोनों के मेल से ही हम ये चांद शब्द का प्रयोग किए, यानी चांद शब्द का उच्चारण किए। दोनों के मेल से ही हम चांद शब्द का उच्चारण कर पाए। तो यह हुआ अनुनासिक लगाकर शब्द बना। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अब एक एक वर्ण को हमें अलग करना है। पहला है प्रश्न क, कृपा। तो यहाँ देखो बच्चों, क के नीचे री की मात्रा लगी हुई है और इसके बाद यह शब्द बना कृपा। तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें ध्यान देना होगा और एक एक मात्रा को अलग करना होगा, वर्ण को अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क, नीचे हलंत प्लस री, क्योंकि री की मात्रा लगी हुई है तो री लिखेंगे। मात्रा हमको नहीं लिखना है, री पूरा मूल रूप में लिखना है। री को हमें मूल रूप में लिखना है, मात्रा के रूप में नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क नीचे हलंत प्लस री प्लस प, नीचे हलंत प्लस आ। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए, जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो आप मात्रा को वर्ण विच्छेद करते समय नहीं लिखेंगे। आपको मात्रा का मूल रूप लिखना है, यानी आ की मात्रा दिया हुआ है तो आपको आ लिखना होगा।
छोटी ई की मात्रा दी गई है तो आपको छोटी ई लिखनी होगी, बड़ी ई की मात्रा दी गई है तो बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई लिखना होगा। री की मात्रा दी गई है शब्द में तो आपको मूल रूप से री लिखना होगा, मात्रा नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान में रखने वाली बातें हैं और ज़रूरी बातें हैं। अगला है धरती। धरती शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ध नीचे हलंत प्लस र, ध नीचे हलंत प्लस अ, प्लस र नीचे हलंत प्लस अ, त नीचे हलंत प्लस बड़ी ई, धरती। फिर अगला है सक्षम। स दंत स नीचे हलंत प्लस अ। इसके बाद अब आप जानते हैं कि छ जो शब्द बना है ये दो वर्णों के मेल से बना है, तो हमें ये दो वर्णों को अलग अलग करके यहाँ लिखना होगा। ये नहीं कि आप सीधे छ लिख दिए तो वह गलत हो जाएगा। ये याद में रखिए कि चार जो हैं ये चार वर्ण छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। तो जब इन वर्णों का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अलग अलग करके यानी दोनों वर्णों को लिखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। सीधे आप छ लिख दिए तो वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले दंत स लिखें, नीचे हलंत प्लस अ, इसके बाद प्लस का चिन्ह देकर क, नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य स प्लस मूर्धन्य स के नीचे हलंत प्लस अ प्लस म, नीचे हलंत प्लस अ। इस तरह से वर्ण विच्छेद आप करें। अध्यापक अ प्लस ध, आधा ध है तो आपको पूरा ध लिखते समय करना होगा। नीचे हलंत प्लस य, नीचे हलंत प्लस अ, प्लस प नीचे हलंत प्लस अ प्लस क नीचे हलंत प्लस अ। यह जाकर शब्द बना अध्यापक। विद्यालय व हलंत प्लस छोटी ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ। विद्यालय। कृषि क हलंत प्लस री प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस छोटी, इस तरह से ऋषि। अब अगला प्रश्न जो है वह है जोड़े मिलाइए। प्रश्न नंबर 5, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान दंत। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान आप लिखेंगे दंत, यानी यहाँ पर आपको मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। यहाँ पर क में देखिए मूर्धा होगा, यहाँ पर लिखते समय शायद मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ पर सुधार लेंगे। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा। इसके बाद अंग और अह अयोगवा। त थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त थ का उच्चारण स्थान जो दिया गया है वह है आपको दंत। त थ का उच्चारण स्थान दंत है। और अंतस्थ, अंतस्थ का उच्चारण अंतस्थ होगा य र ल व, और उच्छिप्त व्यंजन जो है वो अंग और ढ। तो यहाँ पर दो जगह बच्चों आप लोग सुधार लेंगे, लिखते समय टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा और त थ का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, ये आप लोग इसको ठीक कर लेंगे, सुधार लेंगे। मूर्धन्य स का मूर्धा उच्चारण स्थान होगा और त थ का दंत होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को लिखना है। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो होगा 25। कर्म शब्द में आता है रेफ, पदेन, छोटी पाई, तो क्या होगा? रेफ। अयोग वाह के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 3।
अयोग व कितने प्रकार के होते हैं, तो होगा 3। यहाँ पर 3 लिखिएगा। अयोगवाद के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे। प्रश्न नंबर घ 6 का घ, अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं, तो आप यहाँ पर 3 लिखिएगा। ठीक है, अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा। और अंग में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3। तो इस तरह से बच्चों जो है वह आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद है अगला वर्कशीट आपको दिया गया है इस चैप्टर से संबंधित। तो आप जहां हिंदी के प्रश्न उत्तर लिखते हैं उसी कॉपी में आपको ये इनसाइड क्वेश्चन का आंसर भी लिखना होगा। तो ये चैप्टर से संबंधित मैं कुछ इनसाइड क्वेश्चन दी हूँ, तो आप उसी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, ये आपको लिखना है। फिर ख, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अयोगवाह है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो प्रश्न नंबर 6 का घ था उसे अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो वहाँ पर आप 3 उत्तर में 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 6 का घ, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो इस तरह से और जो भी प्रश्न उत्तर हुए हैं परिभाषा के साथ प्रश्नों के उत्तर जो मैंने कराए हैं उन सभी को आपको याद करना है। प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न में जो पाठ में जो परिभाषा दिया गया है, भेद जो बताए गए हैं, उन सभी को भी आपको याद करना है। और जो मैं इनसाइड क्वेश्चन वर्कशीट में जो मैं दी हूँ तो उनको भी आपको अपनी हिंदी कॉपी में, यानी जिस कॉपी में आप प्रश्न उत्तर करते हैं उसी कॉपी में आपको वर्कशीट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने जो भी आपके समक्ष इस चैप्टर से संबंधित बातें रखी तो आप उसे ज़रूर समझ गए होंगे और उसी अनुसार अपनी कॉपी में आप लिखे होंगे।